डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस पे ही होगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट पावर ऑफ टी, जहां पे एक्स का नाम है डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम एक्स इसलिए दिया है बिकॉज कि हमने मोशन एक्स एक्सिस की। अभी पावर कांस्टेंट है उतना पता है, तो पावर के इक्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं। लेट अस सॉल्व क्या होता है। पावर का फॉर्मूला आपको पता हो तो इट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू, पर अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट तो आया ही नहीं है, तो इसमें एक्सेलरेशन का भी कुछ जानकारी नहीं है, तो इसी एम एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी के टर्म में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज डीवी बाय v2 है। तो પછી આને હું dv by dt કરી દઉં ચાલે? ये एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने dv by dt लिखा। यू आर गेटिंग विद दिस? यस। अभी इसमें वो पहचान कौन ऐसा करते हैं कि कौन कौन कांस्टेंट है। पावर दिया, मास वो तो कांस्टेंट ही होता है। चाहिए क्या, किसके टर्म में, टाइम। तो वो टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट तो लाना पड़ेगा ना पहले, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या कर रहा हूं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ कौन रहेगा, डीवी। उसका तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी होगा वो डीवी के रिस्पेक्ट से होगा ना। ये डीटी को मैं उधर भेज देता हूं, तो उधर पावर है, डिनोमिनेटर में मास आएगा। हालांकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, क्योंकि पावर कांस्टेंट दिया है, मास तो कांस्टेंट होता है। सामने क्या गया, dt, दिस इज v dv। आर यू गेटिंग विद दिस? यस। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ये तो कांस्टेंट, इसको तो दिक्कत नहीं। यहाँ पे dt है, मेरे को t लाना है। यहाँ पे dv है, मेरे को इसको v के टर्म में लाना पड़ेगा। ये dv dt तो चलेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा। अगर v में से dv लाना होता है तो क्या करते हैं, अगर अपनी पास v हो या dv का वो है डिफरेंशिएशन, तो dv में से v करने के लिए क्या करने का, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, बराबर है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट से होगा, और यहाँ पे dv p बाय m तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। तो पहले ये दोनों इंटीग्रेशन का अगर हमें सॉल्यूशन आता होगा तो आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट अस डिसाइड इट। व्हाट इंटीग्रेशन dt क्या होता है। e आपने कुछ ऐसा सीखा, इंटीग्रेशन 1 dx इज x, तो इंटीग्रेशन 1 dt इज इसका हो गया। फिर इंटीग्रेशन v dv, v का पावर क्या है 1। आपने ऐसा सीखा होगा इंटीग्रेशन x v square by 2 x रेज टू n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे v का 1 पावर क्या है, ये 1 फॉर्मूला लगाएंगे तो x की जगह पे v हो जाएगा, n की जगह पे क्या v आया square by 2 1 प्लस 1 दैट अपॉन। आर यू गेटिंग विद दिस बोथ इंटीग्रेशन? अगर किसी को पता नहीं चलता है, कोई भूल जाता है, तो वो बाजू में हिंट में ये लिख के रखेगा, अभी लिख देगा, फिर मैं इसको निकाल दूंगा। These are the hints of an integration. To solve this numerical, you need to write down this beside margin, जहाँ पे भी आपको लिखना है आप लिख सकते। यस बोलिए सर। v square by 2 from u to v એવું નહીં આવે શું છે ભાઈ? સર પેલું અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ નહીં કરવું પડે? એવું ક્યાં કીધું છે કે ઇનિશિયલી વેલોસિટી 0 હતી અને ફાઇનલ વેલોસિટી v થઈ ગઈ? Is it like that? Anything which is given? સર પણ ઇન્ટિગ્રેશન છે તો લિમિટ લેવા નહીં ને? એવું ના હોય ભાઈ, इंटीग्रेशन हो तो लिमिट लेवानी। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक डिफाइनाइट एक इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट मतलब जिसमें लिमिट होता है, इनडिफाइनाइट जिसमें लिमिट नहीं होता है। यस सर। चलिए तो ये क्या हो गया, p बाय m, इसका इंटीग्रेशन आपने क्या डिसाइड किया, t, इसका t तो t हो गया, और इसका क्या हो गया v square by 2 n, ये dv तो निकल गया ना। चलिए तो फिर मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा कि v स्क्वायर इज 2 टाइम्स p बाय m इंटू t। यू एग्री विथ मी? अब बताइए इसमें 2 क्या है, कांस्टेंट, p क्या है
कांस्टेंट अपॉन एम क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन है? टी टी है। टी तो फिर तो मेरे को ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है जी। लेकिन हमें तो वी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए। एक्स चाहिए। तो एक्स के लिए क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर इसको मैं बाई ऐसा पहले स्क्वायर रूट कर दूं तो कैन आई square से by दैट t v इज square. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू t रेज़ रेज़ टू टू हाफ। 1 हाफ। स्क्वायर रूट निकाला दोनों साइड, बराबर है। अभी आप मेरे को v का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बताइए। एक्स बाई टी। इट इज dx by dt, ऐसा लिखूं चलेगा? यस सर। मेरे को dx सर नहीं यस चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? तो पहले एक्स dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो dx इज v इंटू गेटिंग। dt तो मेरे को तो क्या करना है, dx नहीं x चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? Integrate. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इट इज x इज इक्वल टू, कैन आई से इट इज इंटीग्रेशन v dt। यू आर गेटिंग माय सर पॉइंट? यस करे खबर पड़े ओके। तो फिर v को हम लिख देते हैं क्या? dx बाय, जिससे x आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू 1 by 2। ये कौन सा टर्म है? इसमें फंक्शन कौन सा है? t। तो इसको t को सामने भेज दूं, यहाँ यस पे सर। dx बच गया। दिस इज t रेज़ टू 1 by 2 एंड dt। मेरे को dx नहीं x चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? Integration. यहाँ पे किसके इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट से? एक्स डिस्प्लेसमेंट x। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट से? टाइम। T. टाइम Root t अगेन into वी t वांट टू, square वी by हैव टू 2. डिसाइड द इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t किया था, यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा? एक्स वेरी गुड। इसमें पावर वाला रूल लगाओ। पावर का रूल क्या है? x रेज़ टू n प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा t, n की जगह पे क्या है? 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो t रेज x टू इज, 3/2 अपॉन 3/2 ये 3/2 तो क्या होता है? कांस्टेंट। तो x का t के साथ प्रोपोर्शनलिटी क्या आया? 3/2 t रेज टू 3/2 n जो अगर हमने लिखा था वो क्या मिल जाएगा? 3/2। 3/2 यू गेटिंग विद दिस? यस सर। Sir, बोलिए। sir, integral of t raised to 1 by 2 dt और स्टेप છે ને સર? સર એમાં પછી t raised to 1 by 2 કોન્સ્ટન્ટ કરી લે dt નું t square by 2 કરે તો થઈ જાય? भाई t रेज़ टू 1 by 2 क्या थी? कांस्टेंट करा है। वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये भी क्या है? हाँ सर टाइम। खबर पड़ी गई। तो ना गड़ा है ना। हाँ सॉरी। गेटिंग? चलिए इसके बाद कौन सा करना है हमें? 21। चलिए तो 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। इट સર इज 6.21। यस बोलिए। સર આમાં કોઈ શોર્ટકટ છે? આ તો સર એમસીક્યુ માં પૂછે તો કેટલું મોટો થઈ જાય તો शॉर्टकट है सर क्या? આપણે डायमेंशनल સોલ્વ કરવાનું। ફોર્મ્યુલા થી કરાય તો? સર સોલ્વ डायमेंशन કરો। फॉर्मूला थी ના થાય। હા બોલો યશભાઈ, તમે શું કહો છો? चलिए बोलिए आप। क्वेश्चन नंबर 21 हम रीड करेंगे, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्या दिया गया है देखेंगे। एक मिनट, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम? विंडमिल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा जानकारी आपके पास होना चाहिए कि विंडमिल कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड એટલે मतलब विंड को, वो विंड की वजह से वो घूमता है मतलब मैकेनिकल एनर्जी आता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है Electrical. इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। इनपुट में अपने पास होता है मैकेनिकल और आउटपुट में मिलता है Electrical. ઇલેક્ટ્રિકલ अभी आपने बोला कि इसके जो ब्लेड्स है वो कौन सा मोशन करते हैं? सर्क्युलर सर्कुलर। Circular motion. इसलिए वो जो एरिया भी सबटेंड करते हैं वो एरिया भी कौन सा होता है? सर्कुलर। वो Circular. सर्कुलर एरिया आपको दिया है, दे सब्सटेंसेस सर्कुलर एरिया। दिस इज एन आईएमपी क्वेश्चन। हाँ, सर्कुलर एरिया कैपिटल ए है कि स्मॉल ए है? चलिए अच्छा सर्कुलर। कैपिटल एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ विंड that is given as
v, अभी उसका डायरेक्शन बताया गया है। क्यों? परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ये कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? विंड्स, यूनिफॉर्म ये जो सर्कुलर ये Uniform सॉरी, motion. सर टेंजेंट ऊपर असेड है। ये इसके जो भी ब्लेड्स है, टेंजेंशियल है ना। बराबर है, वो तो सर्कुलर मोशन करते, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अलाउ कहाँ पे होता है? Tangent. वैसा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो अब मैंने तो सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन ऑलरेडी हमें पता है कि परपेंडिकुलर दैट इज अलोंग टेंजेंट। वेरी गुड। चलो, मास ऑफ एयर पासिंग, मास ऑफ एयर इन टाइम टी, थोड़ा ध्यान रख के देखिएगा, दिस इज m by t विच इज गिवन, मास ऑफ एयर इन टाइम टी। हाँ, क्वेश्चन पार्ट्स में है तो हम पार्ट्स में रीड करके पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ एयर पासिंग पर यूनिट टाइम, बराबर, तो ये क्वेश्चन था, मैंने तो डेटा में लिख दिया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। चलिए, जो आपने बताया कि उसका काम होता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, तो जितना विंड एनर्जी मिलता है उसका 25% एनर्जी को ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी 25% है, ऐसा आपको बता दिया गया है। ये लास्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें वैल्यूज डालना है, तो विल स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट टू क्वेश्चंस। Are we having any information about the mass in given data? No, because we are only provided with a circular area and the velocity of wind. That is only the two data which are given. Whenever you are solving some theoretical questions जिसका आंसर कोई particular numeric value नहीं आता है, in that case you need to be careful. Your answers of whatever the questions are asked must be in terms of the given data. दूसरा, आप अपना ऐड नहीं कर सकते हो, मतलब अपना ऐड कर सकते हो जो कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विंड को, विंड मिल को घुमाता कौन है? विंड, एयर, तो मैं डेंसिटी ऑफ एयर को एज्यूम कर सकता हूँ, वैसे दिया भी होगा। चलिए, डेंसिटी ऑफ एयर, सो नाउ वी नीड टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि व्हाटएवर द आंसर्स आर देयर मस्ट बी इन रो वी एन, इसके टर्म में आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। मास ऑफ एयर पासिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, चलिए, और इन गिवन टाइम पूछा है तो भी चलेगा। m by t हमें फाइंड करना है। मास डायरेक्ट दिया है? नहीं दिया है। डेंसिटी है? यस। डेंसिटी का 1.2. फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू अपॉन। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो वेलोसिटी का v है और ये कैपिटल V वाला वॉल्यूम का। चलिए, आर वी हैविंग वॉल्यूम? नो। देन व्हाट वी आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ ब्लेड के लिए हमें क्या दिया है? रीजन के लिए, Area. तो इसको एरिया के टर्म में लाना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ या हाइट डिस्टेंस अपॉन टी, ठीक है। आर वी हैविंग लेंथ? नो। देन तो इसका लिए कुछ कर सकते हैं ना, is equal to ये लेंथ, velocity. yes, length by time, that is distance by time, and distance by time is distance by Velocity. time। तो फॉर्मूला हो जाएगा रो ए बी। आर वी हैविंग डेंसिटी? yes। sir, Are we having 1.2. area? Yes. Are we having Yes. velocity? So I told you Yes. that the answer must be in terms of a given quantity, and that's what we are having। बराबर। ये पूछा है मास पर यूनिट टाइम। अगर इसमें से ऐसा पूछा होता कि अमाउंट ऑफ मास पासिंग इन अ गिवन टाइम, तो टी ने आगे ले लेवानो, सो इट विल बी रो ए बी
T. Are you getting with this? Sir, yes. चलिए सेकेंड पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर. एयर पूछा है ना? यस. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए. हाफ half mv mv square. स्क्वायर. यहाँ पे तो मास होता है गिवन मास ऑफ एयर पासिंग इन अ गिवन टाइम. कितना है? Rho ये तो हमने AVT. ऑलरेडी रो एवी रो एवीटी avt. तो डाल दीजिए. इट विल बी हाफ रो av क्यूब रो t. वी टी इनटू so that the amount or kinetic energy will be rho a v cube t. Are you getting with upon this? 2. Yes ठीक है sir. भाई. चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है? एक मिनट. 25% विंड एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है भाई. मतलब हमें दो चीज यहाँ पे पता चल गई कि इनपुट में हमने विंड एनर्जी दिया है और आउटपुट में हमें, तो ये इनपुट एनर्जी हो गया एंड दिस इज, और अगर वो Output. 25% कन्वर्ट करता है मतलब ये आपको मिल गया है. वो क्या है? एफिशिएंसी Efficiency. आपको दे दी है. बराबर है. इतना पता चल रहा है? यस सर. एरिया इज 30 मीटर स्क्वायर. 36 किलोमीटर पर आवर वो हमें नहीं चलेगा. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्रोसीजर क्या होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 10 में मीटर कन्वर्ट पर करने सेकंड. का? 10 5 by मीटर 18. पर सेकंड. 5 by वेरी 18. गुड. 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर 10 सेकंड. मीटर पर 10. सेकंड. चलिए आगे. डेंसिटी का वैल्यू 1.2 kg पर मीटर क्यूब दे दिया गया है. इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस मतलब ये जो जो भी आपने वैल्यूज फाइंड की ना, मतलब जो जो भी ये आपने फॉर्मूला फाइंड किया उसका भी सभी वैल्यूज फाइंड करना है. इसका फॉर्मूला किसके टर्म में है? रो ए वी. आर वी हैविंग रो नाउ? आर वी हैविंग ए? आर वी हैविंग Yes. वेलोसिटी? कैन वी Yes. फाइंड आउट दिस? Yes. आर वी हैविंग रो? Yes. आर वी हैविंग ए? आर वी Yes. हैविंग वी? Yes. फाइंड आउट दिस. पर टाइम Yes. नहीं है तो टाइम को रखना. टाइम का वैल्यू नहीं दिया है ना. नहीं. एंड देन द इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड ये फाइंड करना है. गेटिंग? देखना Sir, चाहिए. yes. एक मिनट. हाँ चलिए तो हम कर देते हैं सॉल्व. पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर देते हैं. हूँ बाजू में लखी दऊ छू. हाँ क्या हो गया इसका वैल्यू? टाइम के टर्म में नहीं, मास पर यूनिट टाइम m/t. क्या फॉर्मूला है इसका? रो ए वी. रो कितना दिया है? 3600T. 1.2. एरिया कितना दिया है? 30. एंड वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी, so that will be 12 into 30 that is 360. 1 to यूनिट क्या 96. लिखेंगे? kg पर सेकेंड. अमाउंट ऑफ मास पासिंग पर यूनिट टाइम है ना. आर यू क्लियर विद दिस? Sir, yes. प्रोसीड विद काइनेटिक Yes, एनर्जी. sir. चलिए इसको बोलेंगे आइदर काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी आया किसकी वजह से? तो इसको विंड एनर्जी बोलो तो भी चलेगा. हाँ नथिंग रॉन्ग इन दैट. काइनेटिक आयु तो विंड थी ने. चलिए क्या फॉर्मूला sir. है? हाफ रो M. ए वी क्यूब टी. बराबर. कितना हो जाएगा? Sir, हाफ रो कितना है? 1. एरिया कितना है? वेलोसिटी का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 10 है. 10 का क्यूब 1000. sir, बराबर है. बोलिए. sir, half into 360 into 100 થઈ જાય ચાલે ને? चाल चाल तू करे हो तो भी चाल. हाँ चलिए ये हो गया 0.6. 0.6 इंटू 30 करोगे तो 18 आएगा. बराबर ना? 18 to 3. तो इसको मैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू टाइम जूल लिख दूंगा तो चलेगा. ठीक है. इतना काइनेटिक एनर्जी दिया, इसका 25% इसमें इलेक्ट्रिकल में गया. तो कैन आई फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस?
इसका कितना परसेंट? 25। क्योंकि ये कौन सा 1/4 एनर्जी, और इसका आउटपुट में कितना मिलेगा? तो कैन आई से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड E is equal to, कितना लिखेंगे हम? 1.8 into 10 raised to 25% power of, 4 time upon 4. બરાબર. 25% is 1/4, એટલે તમે 25/100 કરીને સોલ્વ કરો, બરાબર. It is 1/4 into 1.8 into 10 to the power into સોલ્વ करेंगे तो कितना आएगा? 4500. 1.8 નું અડધું કરવાનું એટલે 0.9, 0.9 का और हाफ करोगे तो 0.45, 0.4 0.45 into 10 to the power 4 करूं तो कैन आई से इट इज 4500 जूल. ठीक है. इसमें से मेरे को इलेक्ट्रिकल पावर पूछा है. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W/T. W is same as एनर्जी. ईटी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को पावर मिल जाएगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आया? 4500 4500 TJ. बस એમાંથી ખાલી E T કાઢ કાઢ નાખો. નાખવાનું. गेटिंग? Yes sir. Getting sir. चलिए राइट डाउन. आप ये सब साथ में ही लिखोगे. जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद ये सॉल्यूशन कर दोगे, ये हो जाएगा उसके बाद ये सॉल्यूशन कर दोगे. और ये वाला जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप यहाँ पे नीचे लिख देने का, या अदरवाइज चॉइस आपका है जैसा आपको लिखना है. તમને સેટ થતું એવું લખી દો. आई थिंक सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, Yes sir. sir. Clear. Yes, sir. Sir, yes, and clear. I think so it is visible also properly. Yes, sir. It is. हाँ सर, visible. विजिबल છે clearly. ठीक. સર બોલીએ. સર આપણે અગર આ કાઇનેટિક એનર્જી છે તો એ એક પ્રકારનું મેજર ઓફ વર્ક ડન છે, તો એના કારણે પછી પેલા પાવરમાં ડાયરેક્ટ કન્વર્ટ કરી દઈએ ને પછી ફાઇન્ડ કરી દઈએ, ચાલે ને? ડાયરેક્ટ પાવરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો પછી એના માટે ટાઈમની વેલ્યુ જોઈએ. હા એ જ સર, મતલબ કાઇનેટિક એનર્જી કોસ ટુ વર્ક ડન પછી ડિવાઇડેડ બાય ટી, અને પછી પેલું આઉટપુટ પાવર અપોન ઇનપુટ પાવર એ રીતે પણ થઈ જાય ને? ચાલો. હેન્ડરાઇટિંગ પ્રોપર વિઝિબલ છે કે થોડા મોટા કરું? સર બરાબર છે. Sir, proper visible છે. બરાબર. ઓકે. સર દેખાય છે ઓનલાઈનમાં બી બરાબર દેખાય. એ જો થોડાક નાના થઈ ગયા એવું લાગ્યું. ના 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 બરાબર છે. આજે એક્સરસાઇઝના કેટલા ક્વેશ્ચન બાકી છે? આના પછી બે બાકી છે. પછી અસાઇનમેન્ટ આવશે. પછી અને પેલું કહી દીધું ને એ લોકોને કોલિઝન વાળું? હા, કોલિઝન વાળું કહી દીધું, અને એ બી કહી દીધું કે ઇન કેસ કોઈ ક્વેશ્ચન આગળના પાર્ટના બાકી રહી જાય, બે થિયરેટિકલ ક્વેશ્ચન એક્સરસાઇઝના બાકી રહી ગયા છે તો એ નહીં પૂછે. પેલો એક ગ્રાફ વાળો બાકી રહી ગયો છે 6.2 અને એક 6.5, એ બે થિયરેટિકલ છે. હવે એ કરાવવા જઈશું ને તો પેલું અસાઇનમેન્ટ પૂરી જશે. સર પેલો એક્સ્ટ્રા ફોનમાંથી જોઈન થાય છે એમાં નકુલ સરનું નામ છે કે નકુલ સર જ છે? ના, નકુલ સર છે. હા તો એમને આ બધી વસ્તુ ખબર છે? ના, કહી દઉં છું. આ તો મેં કહી દીધું છે કોલિઝન વાળું, અને આ ન્યુમેરિકલ્સ નું બી કહી દીધું છે. પેપર એ પ્રમાણે રેડી થઈ જાય પછી. હા સર.
સર पेंसिल। चलिए आप एक्सरसाइज में देखिए 6.1, 6.4, then 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.18, 19, 20, 21 अभी मैंने करवाया, 22 और 23 करवा रहा हूँ। इतने क्वेश्चंस हो गए। Am I right? Perfect? Yes, sir. સર સેકન્ડ પણ થઈ ગયો છે એક્સરસાઇઝમાં. हाँ सेकंड भी થઈ ગયો છે. यस तो 6.12, then 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 करवाया और 22, 23 करवा रहा हूँ. Am I right? Correct? આ ટેસ્ટ માટે હા. एंड अगर एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे मैं भी टिक कर ही लीजा छे तो 6.1 से लेके 6.10 तक सारे एग्जांपल्स हो गए. करेक्ट? 6.10 कराऊं छे तो खाली कन्वर्जन छे एनर्जी में થઈ જશે. અને 6.11 भी हो गया है वो पावर वाला एलिवेटर वाला. तो आई थिंक सो 6.1 टू 6.11 सब हो गए. परफेक्ट. बराबर. तो ये पावर रिलेटेड पावर तक के जितने भी टॉपिक थे उसके रिलेटेड सब क्वेश्चंस हो गए हैं. इसमें से आपका जो भी टेस्ट होगा वो इसमें से आएगा न्यूमेरिकल्स. बराबर है. હા સર. और असाइनमेंट में से आप लोगों ने कुछ ट्राई किया ही नहीं. तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो फिर हम असाइनमेंट करवाना ही बंद कर देंगे. हाँ आपको 2-3 टाइम से बोल रहे हैं कि आपको असाइनमेंट अपने आप सॉल्व करना है. स्पून फीडिंग की हैबिट नहीं रखनी है कि हम जो सॉल्व करवाए वही करने का. एटलीस्ट डाउट पूछने के लिए घर पे सॉल्व तो करना चाहिए ना. फिर तो हम સર ऐसा कर देंगे कि ये क्वेश्चंस कंपलसरी में दे देंगे कि भाई ये चैप्टर के इतने क्वेश्चंस है असाइनमेंट में जो आपसे हो सकते हैं वो आप कंप्लीट कीजिए और होमवर्क में दिखाइए. वरना तो आप लोग करते ही नहीं हो. तो 6 चैप्टर कंप्लीट होना है. दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड. वेरी बैड. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હોય ફોર્સ અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ના એંગલ ફાઇન્ડ કરવાના. ફોર્સ આ ડાયરેક્શન માં હોય તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આ હોય તો વર્ક ડન કેટલું કરવાનું એવું બધું તો આવડે ને.
चलो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मैं सॉल्व ना करूं। ऑनलाइन में से है जिन्होंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नकुल सर के फोन में रिप्लाई करना। हाँ, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों ने कुछ सॉल्व किए तो बताइए। ओके, एक रिप्लाई आया चमन, बाकी બધા કરતા જ નથી। શું કરવા સોલ્વ કરવાનું સર? સાંભળી લેવાનું 2 મિનિટ સર બોલે તો। श्लोक देसाई और जय गुजराती 2 लोगों ने बताया कि सॉल्व किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको 2 दिन पहले असाइनमेंट दिया है और आपको सॉल्व करना है। कंप्लीटेड। चलिए तो फिर हम 22 23 बाकी वो कंप्लीट कर लेते हैं, પછી તમને બ્રેક આપું आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 22। यस बोलिए સર આજે મતલબ 6.10 છે ને, તો એને આપણે એવું કરીએ કે v ઇક્વલ્સ ટુ a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ d સ્ક્વેર x બાય dt સ્ક્વેર, એમ ના થાય એનાથી? પછી શું કરવાનું? બે વાર ઇન્ટિગ્રેશન જ કરવાનું। એટલે સર એટલે એના પછી મતલબ x જે છે એ જલ્દી મળી જાય એના કારણે પછી આન્સર જલ્દી। પણ કરવાનું તો બે વાર ઇન્ટિગ્રેશન જ ને, તો મેં એ જ કર્યું છે। હા સર, હા કરવું પડે બે વાર इंटीग्रेशन है फाइनली। इफ यू पुट a इज d स्क्वायर x by dt स्क्वायर और यू पुट a इज dv by dt, dv by dt रखते हो तो उसमें से v मिलके फिर x मिलेगा, तो उसमें आप डायरेक्टली डबल टाइम इंटीग्रेशन करके x फाइंड करोगे। लेकिन अभी आपके सिंगल इंटीग्रेशन आप थोड़ा प्रैक्टिस हुआ है तो आप अच्छे से कर रहे हो, तो डबल इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? अदरवाइज आई कैन ऑल्सो डू दैट स्टेप, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। Completed? Should I go for 22? Yes, please confirm. Completed, sir. Okay. completed। Good, चलो। चलिए तो 22 23 सॉल्व करेंगे हम। चलो, any volunteer to read it 22 question? सर मैं Sir, करूं? may I? सर मे आई? एक Sir, मिनट। can Vroj Shah read? सर कैन AUMPATL read? सर कैन तनीषा रीड? Sir, તમે મને કીધું ને વાંચો।
चलिए आप रीड कीजिए। एक मिनट, वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.22। थोड़ુંક મોટું લખું, you tell me, huh? Now is it okay? चल Yes, sir. एक पर्सन जो डाइटिंग कर रहा है, बराबर, वेट लॉस करना है उसके लिए, तो उसके साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी कर रहा है। एक्सरसाइज में वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, बराबर, ही और सी, वो whoever is, बराबर। तो वो कितने केजी का मास जो लिफ्ट कर रहा है, उसका मास कितना दिया है, 10 kg, और कितने टाइम्स लिफ्ट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ही और ही लिफ्ट, दैट्स 1000। यस, टू अ हाइट ऑफ to a height of 0.5 meter. Yes, you tell me that if she or he wants to lift this object to some height, then he or she needs to do work done against which force? Gravitational force. Gravitational force. And that force will get stored in terms of an energy called Potential gravitational energy. potential energy. That will people have studied. एक मिनट, जितने टाइम वो पोटेंशियल एनर्जी वो इसको लिफ्ट करने के लिए यूज करेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। यस, किसके टर्म में, उसका फैट बर्न हो जाता है। शी बता दिया है, मतलब लड़की की बात होगी। एक मिनट, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन। हाँ, शी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। So work done against gravitational force. In other words, you can also say that the work done against gravitational force is nothing but, क्या बोलते हैं इसको दूसरा? नहीं, this is some potential energy we just have discussed. This is called gravitational potential energy, right? और इसका फॉर्मूला होता है, वो gravitational force is mg and you want to lift to a height, so it is mg h. एक बार कर रहा है ऐसा कि कितने बार कर रहा है, फिर 1000 इंटू करना पड़ेगा ना, तो getting, so this work done, or you can say gravitational potential energy is mass is given as 10, g specified, No, sir. Sir, no. 9 h, and then this is 1000. 1000. So if you solve it, this is 0.5 into 9.8, 4.9, 4.9 into 10 करोगे 49,000 आएगा। 49,000 is same as 4.9 into 10 to the power 4 joule. If I'm not wrong, you please check it, confirm it. Sir, correct. Yes? Okay. Correct, sir. Then एक मिनट, उसका जो फैट है जिसको उसको बर्न करना है, तो वेट लॉस होता है ना। जब हम फैट लॉस करते हैं तो फिर वेट लॉस होता है, तो फैट कितना एनर्जी सप्लाई करता है, 3.8 into 10 to the power 7 जूल एनर्जी। एक ग्राम माथी केजी माथी से माथी, एक केजी जब फैट बर्न हो जाएगा तब वो 3.8 into 10 to the power 7 जूल का एनर्जी सप्लाई करेगा। दैट डज दिस मीन, बराबर है, दैट डज दिस मीन, यस। जिसका एफिशिएंसी रेट दिया गया है 20% को अगर हम सॉल्व करेंगे, सो वी कैन से इट इज 20/100। दैट कैन आई से दैट इट इज 1/5, बराबर है। तो उसके फैट में से जो 3.8 into 10 to the power 7 जूल एनर्जी एक केजी फैट बर्न करके मिलता है, उसमें से 25% मतलब 1/5%, 1/5 टाइम्स एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी को वो यूज कर रही है 10 kg का ऑब्जेक्ट 1000 टाइम्स लिफ्ट करने के, 1000 या 2000 या 3000 टाइम्स लिफ्ट करने के, बराबर है। Then what is the amount of fat
शी बर्न, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा, बराबर है। उसने कितना मैकेनिकल एनर्जी किया, कितना मैकेनिकल वर्क डन किया? 4.9 into 10 raised to power 4. 0.76 into 10 raised to 7. दिस इज 4.9 into 10 to the power 4 जूल। उसने इतना मैकेनिकल वर्क डन किया है, मतलब उतना फैट बर्न हुआ है। वो मेरे को अमाउंट फाइंड करना है कि कितने अमाउंट में है। तो उसके लिए मेरे को दिया है कि 3.8 into 7 जूल जब वो वर्क डन करेगी तो 1 kg फैट बर्न होगा, अगर एफिशिएंसी 100% होता। यहाँ पे एफिशिएंसी 100% है नहीं, तो ये 3.8 into 7% into 10 to the power 7 जूल पर केजी है, उसका 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में जाएगा। सो व्हाट इज द इनपुट एनर्जी? द एनर्जी व्हिच शी गॉट फ्रॉम द फैट, एंड व्हाट इज द आउटपुट एनर्जी due to which she lift the 10 kg of object number of times. You got it? So can I say that उसको जो एनर्जी मिलेगी, इनपुट ऑफ एनर्जी फैट बर्न करने से, और कितनी मिलेगी? 1 kg में से मिलनी थी कितनी, लेकिन उसका मैकेनिकल एनर्जी में कितना कन्वर्ट हुआ? बराबर। कहना इसे इसका 1/5 कर दूं, बराबर है। इनपुट एनर्जी इतना मिला फैट बर्न करके, उसका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा सिर्फ 1/5 टाइम्स। गेटिंग? सो आइदर यू कैन से दिस इज इनपुट एनर्जी, नहीं इनपुट एनर्जी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कौन सा एनर्जी? आउटपुट। माय मिस्टेक। आउटपुट एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। जो इसका कितना टाइम्स होगा? 1/5। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सर मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करना है, तो यू यूज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय, आउटपुट इज and input is energy got due to, so then mechanical energy is efficiency into this। ये आया है, मैंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। इसका 1/5 टाइम्स करोगे 3.8 by 76 into 0.76 into 10 raised to power 7. 0.76 into 10 raised to 7 जूल पर केजी। मतलब उसको कितना मैकेनिकल एनर्जी मिला है 1 kg में से? 0.76 into 7. लेकिन उसने यूज कितना किया है? 0.9। इतने जूल में कितना फैट बर्न हुआ होगा? तो इसको मैं ऐसा करूं तो चलेगा कि अगर 0.76 into 10 to the power 7 जूल का मैकेनिकल एनर्जी, तो 1 kg फैट बर्न, बराबर है, जो मैंने ये यूज किया है। तो 4.9 into 10 to the power 4 जूल में कितना? सर 0.00645. शांति रख भाई। तो अमाउंट ऑफ फैट बर्न जिसको हमने m से डिनोट किया है, दैट m कैन बी रिटन एज, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दिस इज 4.9 into 10 to the power अपॉन 0.76 into, कीजिए सॉल्व, कितना आता है बताइए? 0.00645. 0.00645। 6.447। 6.44 into 10 to the power minus 3 kg. So that can, the answer is 6.44 ग्राम। तो जब 1000 टाइम ये वेट लिफ्टिंग करेगी ना एक दिन में, तो सिर्फ 6 ग्राम का वजन उसका कम होगा, वेट लॉस होगा। नाउ द ट्विस्ट इज दैट, इसमें गूगली ऐसा पूछते हैं, सेम डेटा इज गिवन, बराबर। I put the question in front of you, you understand it, and मेरे को ये बताइए, she do exercise regularly, बराबर, her target is to lose 3 kg of weight, बराबर, then for how many days she has to do this exercise regularly? एक दिन में कितना फैट बर्न होता है? वो 1000 टाइम वेट 465.83 days. 465.83 ચેક એક દિવસમાં કેટલું ફેટ બર્ન થાય છે? 6.44, बराबर है। तो ऐसा उसको 3 kg मतलब 3000
तो 3000 by 6 करोगे तो करीबन करीबन मेरे हिसाब से 500 से थोड़ा कम आएगा. You check it and tell me your answer. 465. 465 એટલે अराउंड आप समझिए 1 साल और 3 1.5 महीने. years. हाँ, 1 जब वो year इतना plus 3 months एक्सरसाइज करती रहेगी तब जाके उसका 3 kg वेट लॉस होगा. एंड अदरवाइज द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट उसको जिम में 2 बार जाना और वेट लिफ्टिंग जो 1000 है उसको 10,000 कर देना पड़ेगा, तो जाके वो टाइम पीरियड कम होगा. गेटिंग माय पॉइंट? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कंसेप्ट यही होता है, वो कंसेप्ट में 2 स्टेप ऐड कर देते हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट उसमें कुछ होता नहीं, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाना चाहिए. जैसे आपने खुद सॉल्व करके दिया कि 465 डेज उसको जाना पड़ेगा. गेटिंग इट? अच्छा, then we'll do exercise question number 6.23. अगेन अ वॉलंटियर, यहां से ही कोई रीड करेगा. पास तार टर्न आई है हेतवी ने तार जी. फैमिली का यूज कितना है? 8. मतलब आउटपुट में आपको कितना चाहिए? फैमिली यूजेस अ पावर ऑफ 8 किलोवोल्ट. किलो मतलब आप समझो कि 8000 वोल्ट का उसका रिक्वायरमेंट है घर में, एसी वगैरह जो भी लगाया होगा उस. एक मिनट, उसके घर पे सोलर पैनल लगा है, वो सोलर पैनल का साइज हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा पता है वो सोलर पैनल वाले ने ऐसा बताया कि अगर आपको घर पे सोलर पैनल लगवाना है तो आपके पास डेटा ये है कि 1 स्क्वायर मीटर का आप सोलर पैनल का पोर्शन लोगे तो उसमें से आपको 200 वोट का एनर्जी मिलेगा. बराबर? तो कैन आई से दैट 200 वोट, वोट मतलब पावर था, पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया. 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से 200 वोट का उसको पावर मिलेगा. और उसको रिक्वायरमेंट कितना है? तो आई थिंक सो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द सोलर पैनल रिक्वायर्ड. कितने एरिया का सोलर पैनल उसको लगवाना पड़ेगा. यस, अब रीड कीजिए. एक मिनट, ये भी थोड़ा दिक्कत वाला है, वो कंपनी अच्छी नहीं है सोलर पैनल की. तो एफिशिएंसी रेट कितना देती है? 20%. मतलब 1 बाय, मतलब जो 1 मीटर स्क्वायर में से 200 वोट का एनर्जी सोलर एनर्जी मिलता है, इनपुट में सोलर आएगा, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल, तो उसका 1/5 मतलब उसका 40% ही वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर पा रहा है. यस. कितना बड़ा एरिया उसको लगाना पड़ेगा. बराबर है. यस. नीचे पूछा होगा कि कंपेयर इट विद द साइज ऑफ ऑर्डिनरी रूम. वो तो हम देखेंगे, किसी का बंगला होता है, किसी की हवेली, किसका फ्लैट, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं. तो हमें तो ऐसा पता चलना चाहिए कि एनर्जी कन्वर्जन क्या है. यहाँ सोलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है भाई, सोलर एनर्जी में हमें मिल रहा है और वो हम आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. फैमिली को रिक्वायरमेंट 8 किलो वोल्ट का है, इसको मिल रहा है 200 वोल्ट 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से, लेकिन उसमें कन्वर्ट हो रहा है 1. तो कहना इससे आप मेरे को बताओगे कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से मिलेगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन E इज इक्वल टू, क्या इलेक्ट्रिकल पावर बोल दो, एनर्जी नहीं, पावर से वोट दिया, इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर एरिया. बताइए क्या करेंगे हम. हाँ, मतलब मिल कितना रहा था 1 मीटर में से 200, उसका कन्वर्जन कितना हुआ 1/5. तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना मिला उसको 40 वोट, कितने एरिया में से 1 मीटर. बराबर है. उसको चाहिए कितना और मिल कितना रहा है, तो कितना बड़ा एरिया लगाना पड़ेगा. तो एरिया रिक्वायर्ड इज आउटपुट पावर रिक्वायर्ड. कितना रिक्वायर्ड है P अपॉन मिल 200 कितना मीटर रहा है, स्क्वायर. इट विल बी
8 kilowatt is 8000 upon 40. so this is 200 मीटर स्क्वायर का एरिया उसको उसके रूम का रखना पड़ेगा, बराबर। 200 मीटर स्क्वायर का जब वो एरिया रखेगा, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखने जाओ कि अगर वो स्क्वायर रूम बनाएगा, स्क्वायर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगा, तो कहना इसे इट इज 14 मीटर बाय 14 मीटर का जब वो रूम बनाएगा तो करीबन 196 मीटर स्क्वायर जितना होता है, तब जाके उसको 8 किलोवाट का पावर वो सोलर पैनल देगा। 14 मीटर का रूम कहां से बनाने जाएंगे? 14 मीटर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो कंपनी वालों को बोलना पड़ेगा कि आपका सोलर पैनल हमें नहीं चलेगा क्योंकि वो एफिशिएंसी, so we need some good solar panel which can have a efficiency of 50 60 70%, so this ratio will be greater, so you will get a less area and more energy. Getting this? Sir, Write yes. it down. असाइनमेंट है आपके पास? एक दीजिए मेरे को, देखते हैं क्या क्या हुआ, आपको ठीक भी करवा दें। आपने तो कुछ किया नहीं। સર બોલીએ। સર આમાં એફિશિયન્સી નો આવ્યું છે, તો એફિશિયન્સી નું કોઈ કન્વર્ઝન નહીં કરવાનું, ખાલી એમ 8 કિલોવોટ નું ફાઇન્ડ કરી દેવાનું। यश भाई ऐसा पूछ रहे हैं कि अपने यहाँ पे एफिशिएंसी का कन्वर्जन नहीं करेंगे आप। इसके कोई फ्रेंड्स जो क्लास में थे वो बताइए, हमने कुछ किया एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी को यूज किया हमने कहीं पे? नहीं किया? किया ना? यस हमने सर, क्या किया कर दिया? Yes, इलेक्ट्रिक sir, पावर किया। में। तो इलेक्ट्रिकल पावर में देखो ऑलरेडी हमने उसको यूज कर ही लिया है। यस, हाँ ऐसा नहीं है कि आप तो एक ही फॉर्मूला बैठ के पकड़ जाते हो कि एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो हर बार आउटपुट पावर इज इनपुट पावर इनटू एफिशिएंसी। मैंने वही किया है, देखो 200 इंटू 1/5, लेकिन लिखा नहीं है वो, मैंने समझाया भी सही। तू बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए तो नेटवर्क इश्यू होता भाई। ના સર, એવું તો નતું। तो પછી मैं समझाऊं तू, आई थिंक से ताરું ध्यान नहीं है। कोई वांधो नहीं, हाँ अब खबर पड़ी गई ने? હા સર। ओके चल गुड, खबर पड़वी જોઈએ बस। બ્રેક અપાઈ ગયો સર કે બાકી છે? ના સર બસ હવે આપ પતી ગયું ને, હવે આપી દઉં છું। મારું નેટવર્ક ઇશ્યુ હતો એટલે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો હતો। हाँ એકવાર તો મીટિંગ જ બંધ થઈ ગયું હતું ને સર? हाँ एक बार मीटिंग में શું પ્રોબ્લેમ થયો સમજ જ ના પડી। बंद થઈ ગઈ थी। हाँ चलिए जी, कंप्लीटेड। लिख रहे हो? लिख रहे हैं, लिखो।
1 feet is around 30 centimeters. 1 feet is around 30 centimeter, around 30. वो ज्यादा होता है, 30.5 जितना होता है. अब समझिए 14 by 14 का रूम, એટલે 1 फीट એટલે 0.3 मीटर થાય, બરાબર? એટલે अराउंड 3 फीट समझ के चलो आप, तब जाके 1 फुट होगा. ठीक है, गेटिंग? 0.3 0.3 0.3 આવું 3 વાર કરો એટલે 1 फीट મળે, बराबर? तो कितने बाय कितने का आपको रूम बनाना पड़ेगा, सोचिए. 1 मीटर में 3 फूट आवे, 14 मीटर मतलब 42 फीट बाय 42 फीट का आपको रूम साइज चाहिए, तब जाके ये काम होगा. 42 फीट बाय 42 फीट. चलिए, हो गया. तो आपको देखो मैंने जो वो टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चंस बताए, जितने टिक करवाए कि जो आपके नेक्स्ट टेस्ट के लिए आएंगे, वो सब खत्म हो गए कि कोई बाकी रह गया, एक बार कंफर्म करो. सब हो गए मेरे हिसाब से. एक एग्जांपल नंबर 6.10 बाकी रह गया है, तो सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन ही है, जो आपको यूनिट सिखाए थे एनर्जी के, उसका ही है, बराबर? देख लीजिए एक बार क्या दिया है कि एग्जामिन टेबल 6.1 to 6.3. ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अब जैसे जूल टू ईवी फिर जूल टू कैलोरी जो सर ने आपको सिखाया था, वैसे एनर्जी कन्वर्जन पूछ सकते हैं, बराबर? तो इसमें पूछा आपके द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इन ईवी. एक बॉन्ड डीएनए का ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ईवी में कन्वर्ट करना है. तो ऊपर आपको एक टेबल दिया है, उसके ऊपर दिख रहा है? ना नहीं याद रखवानी, આવું થોડી યાદ રહે. ના ના, if you this question is asked in exam, they will need to give if this much energy in joule is required for break one bond in Da, to convert it into Ev. तो जो ऊपर कितनी एनर्जी છે, डीएनए का एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, कितना मुझे छेल्लू છે 10 to the power, પણ वो किस में है, जूल में है. तो उसका ईवी में कन्वर्जन क्या होता है, आपने सीखा है ना, 1 ईवी इज 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. अभी भी याद नहीं है तो वो क्वेश्चन के ऊपर टेक्स्ट बुक में ही लिख लो, याद रहना चाहिए. 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. तो હવે તમારી પાસે 10 to the power minus 20 जूल છે, એને તમારે કન્વર્ટ કરવાનું ईवी માં. कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड करके. ठीक है, तो दिया है आपको 0.06 ईवी. यू गेटिंग दिस? चलिए, बी में क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल, जैसे दे दिया गया है 10 to the power minus 21 जूल. किसमें चाहिए, ईवी. तो सेम उसको डिवाइड कर दो 1.6 into 10 to the power minus 19 से, आपको आंसर मिल जाएगा 0.0062 ईवी. ठीक है, फिर नेक्स्ट, द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज. अभी कैलोरी में चाहिए, तो क्या है एनर्जी का कन्वर्जन कैलोरी में, 1 कैलोरी इज, वैसे होता है 4.186, इसको आप 4.2 जूल ले लो तो चलेगा. कैलोरी इंटेक एक पर्सन का कितना होता है एक दिन में, ऊपर लिखा होगा, देखिए बताइए. ये रहा, डेली फूड इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट 10 to the power 7 है, અને આપણે શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું એને, किलो कैलोरी. तो कैलोरी में कन्वर्ट करना होता तो 4.2 से डिवाइड करते, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 into 10 to the power 3 से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 2400 किलो कैलोरी. बराबर है? आर यू ऑल क्लियर विद दिस 3? ये तो सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन है. पता चला ऑनलाइन में सबको? इज दिस क्लियर? क्लियर सर. ओके, चलो, it's better to you take a break of 5 minutes, then we'll continue with assignment question. असाइनमेंट में भी आज छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे तो चलेगा. ठीक है,
It is 10:34. You can take a break of 5 minutes up to 10:39. ठीक है? You can also solve. जो आप सॉल्व कर पा रहे थे, कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं, और ये आपने बहुत गलत किया। अभी आप देखोगे तो भी पता चलेगा। देखो, स्टार्ट इन रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। गिव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आता है? अरे ये तो पढ़ा है, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है। चलिए, F का फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स का माइनस K/X। तो K क्या हो जाता है? F बाय, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बनाइए डायमेंशन फॉर्मूला, बहुत इजी हो गया। अभी तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आता है आपको? M1 L1 अपॉन डिस्टेंस का क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? M1 L0। ऐसा ऑप्शन दिया गया है कोई? दैट इज ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। When a long spring is stretched by 2 cm, its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 cm, then the potential energy in it will be. अरे ये तो बहुत इजी हो गया ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। U is हाफ kx²। वो है ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसका x के साथ रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? U is directly proportional to, जब आपने x1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर रखा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिला U। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप x2 कितना कर दिए? 10 सेंटीमीटर, मतलब 2 से कितने टाइम कर दिए? 5 टाइम्स। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ रिश्ता क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 डालोगे तो 5 का स्क्वायर 25 20, it will be 25. You're getting with this? हाँ, सिंपल क्वेश्चन તમારાથી ઘરે ના થાય કે થાય? સર થાય તો સર। પછી કેમ ના કરે हाँ आप? सर था। चलिए 43। इसमें मेरे को आपको दो मेथड सिखाना है, कि थोड़ा ध्यान रखिए। इफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिश्ता है k² बाय 2m। That means k is directly proportional to p² keeping mass constant। अब है ऐसा होता है? ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि k is directly proportional to p² होता है। अभी p is मोमेंटम। सपोज अगर मैं मोमेंटम का जो चेंज है डेल्टा p बाई p परसेंटेज वैल्यू, बराबर, इसको मैं लेस देन और इक्वल टू 10% लेता हूं। मतलब 5% हो चलेगा, 6% हो चलेगा, 8% हो चलेगा, 9 हो तो चलेगा, 10 पे नहीं चलेगा। 10 या 10 से ज्यादा दूसरा मेथड हम बताएंगे।
तो आपको सपोज ऐसा दिया है कि मैंने मोमेंटम को चेंज किया है 5%, कितना 5%, तो ये मेथड चलेगा। के का पी के साथ रिश्ता क्या है, पी स्क्वायर, इसका डेल्टा पी बाई पी दिया है, मतलब इसका रिलेटिव एरर दिया है ऐसा समझिए, और इसका मेरे को फाइंड करना है। चैप्टर 2 याद कीजिए, पावर वाला युद्ध क्या बोलता है कि के अगर पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है उसके स्क्वायर से, तो अगर आप डेल्टा के बाई के करोगे 2p 2 डेल्टा पी बाई पी हो जाएगा, चलेगा। पर यहाँ पे डेल्टा पी बाई पी कितना दिया है, तो फिर डेल्टा के बाई के का आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2, बराबर है। अगर 4% दिया होता तो 3 दिया होता, 7 दिया होता, 8% का डिक्रीज दिया होता, तेज करवा लो, 8 2 जा 16% डिक्रीज, 5% का इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी में 10% का इंक्रीज, गेटिंग। बट ये जो मेथड है वो लेस देन 10% पे चलेगा, उससे ज्यादा पे नहीं चलेगा। उससे ज्यादा है तो क्या करने का, तो के का पी के साथ रिश्ता क्या है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैं सिखाता हूं। सपोज आपको ऐसा देते हैं एन एग्जांपल, जो हाँ चेक कर, जो ना खबर पड़े तो मैंने कह कि डेल्टा पी बाई पी इज प्लस 10%, प्लस रिप्रेजेंट करता है कि इट इज इंक्रीज इन मोमेंटम। मोमेंटम को कितना इंक्रीज किया है, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, बराबर। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, वरना तो इसका मेथड है। अब याद रखिए, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज। तो हमें फाइंड क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। जिसका पी के साथ रिश्ता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं 2 डेल्टा पी ओ बाई पी वाला। तो क्या करेंगे, तो आप ये 10% को देखिए, कितने डिजिट है इसमें, 21%। इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट, बराबर है। प्रोपोर्शनलिटी क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का 2 ले लेने का, स्क्वायर का क्या ले लेने का 2। कितना चेंज है डेल्टा पी बाई पी, इंटू 10, मतलब ये वाला जो स्टेप किया ना 2 इंटू डेल्टा पी बाई पी, वो तो कर ही देने का, पर आंसर में थोड़ा चेंज आएगा। क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज हो तो प्लस करवा, बराबर, इंक्रीज हो तो डिक्रीज हो तो माइनस, बराबर। इसमें कितने डिजिट है, 2, तो 1 के बाद डेसिमल रखो, 10 में 1 के बाद डेसिमल रखोगे तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 2 इंटू 10 करने से कितना मिलता है, 20 में 1 ऐड करने से क्या मिलता है, 21%। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज बाय 21%। ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट उसी में चलेगा जिसमें प्रोपोर्शनलिटी में स्क्वायर हो, और ये मेथड तभी चलेगा जब डेल्टा पी बाई पी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन में तो चलेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये 10% से इंक्रीज नहीं 20% से इंक्रीज होता तो आंसर क्या आता, लेट अस चेक कौन कौन 10 की जगह पे 20 होता तो आंसर क्या आता, 44%। 41 ના થાય, એ 10 હતું એટલે 1 નો સ્ક્વેર એડ કર્યો, હવે 20 છે, 44. it will be 44%. if it is the increase in kinetic energy by 60%, 20 पे आपने बोला 44, चलिए एग्री, 10 पे आया 21, चलिए एग्री, 60% में क्या आता, 156%। 156, do you agree with me, 60 into 2 plus 6 square, बराबर। सपोज मैं ऐसा बोलता कि 30% का डिक्रीज, नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, 51% डिक्रीज। આ તો સેમ કરવાનું, 30 into 2, અહીંયા બી સ્ક્વેર કરવાનો, યસ યુ ગેટ, પણ અહીંયા પ્લસ ની જગ્યાએ તો 60 માંથી 3 નો સ્ક્વેર એટલે 9 માઈનસ કરો, શું આન્સર આવે
गेटिंग? चलेगा? अगर इसको डबल किया है, मोमेंटम को डबल किया, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा, डबल किया मतलब उसको 100% इंक्रीज किया। डबल करे तो 100% इंक्रीज करो ना, यस और नो? पहले मोमेंटम p था, इसका अभी 2p कर दिया, तो इसका डेल्टा p बाई p कितना मिलेगा? कितना है फाइनल? अभी कितना, पहले कितना था? इट इज 2p minus p upon p. तो कैन आई से इट इज p that is 100% increase? डबल किया मतलब 100% इंक्रीज किया, तो 100% इंक्रीज किया तो ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर बताइए। 199 300%। अभी इसमें दिक्कत ये होगी, ये सब में कितने डिजिट थे? 2 डिजिट थे ना, स्क्वायर में 2 इसमें डिजिट कितने આવશે। डिजिट है? 3 है, तो 2 के बाद डेसिमल रख, तो 100 into 2 करोगे तो उसमें 200 किसका plus स्क्वायर 10 ऐड करोगे? तो उसका 10 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 300%. Is there any answer with respect to 300%? You are getting with this? ये शॉर्टकट है, गेटिंग? चलिए, ऐसा एक और क्वेश्चन दिया होगा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सर आप आंसर बताइए। If linear momentum of body is increased by 1%, what will be the increase in kinetic energy? ये वाला कि ये वाला? तो 1% में कितना आएगा? फर्स्ट केस 1 into 2. That will be very good. સર बोलिए। સર આમ સબ્જેક્ટિવ માં પૂછ્યું હોય તો પેલી મેથડ કરવી પડે ને લાંબી? એ પછી સબ્જેક્ટિવ માં આવે તો આની મેથડ કરવી પડે, અત્યારે હું શોર્ટકટ કરાવું છું ને એમસીક્યू માટે। ઓકે સર। चलिए, पता चला? चलिए, 42 में क्या पूछा है? A body is thrown vertically upward with an initial velocity of 7. At how much height it will its kinetic energy is half? काइनेटिक एनर्जी पहले से आधा हो जाना चाहिए, ये कर पाओगे आप? At how much height will its kinetic energy be half? Can you do it? सर यस। चलो मैं कराई देता हूँ। अभी थियोरेटिकल जितने हो सकते हैं उतने कर लेंगे। 41 देखो क्या है, बताइए, जीआर रीड कीजिए। दो बॉडी है जिसका मास अनइक्वल है, मतलब एक हैवी है और एक लाइट है, देन विच दोनों का मोमेंटम सेम है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके टर्म में क्या इक्वल दिया है? तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम वाला फॉर्मूला क्या है? पी स्क्वायर बाय, लेकिन मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। नहीं तो बट ऑब्वियस है ना, कॉमन सेंस है ना, जो लाइट मास होता है वो ज्यादा स्पीड से दौड़ सकता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, हेवी वाले का कम। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या आंसर सेट होगा? ए हो रहा है। चलिए, फिर 40 वो भी ऐसा ही है। व्हाट डज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव? ये आपको करवाया था सबने वेरिएबल फोर्स में, वर्क फोर्स वर्सेस वर्क डन देता है, वर्क मतलब ये डन। ऑप्शन आ जाएगा। Then 39, what is the work done on a body performing a uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, बराबर है। अभी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है तो आपने तो ऐसा सीखा है कि W इज चेंज इन, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यूनिफॉर्म जीरो कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वर्क डन जीरो। चलिए, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में आप देखने जाओ तो देखो 31 तो आज हमने जो किया एक्सरसाइज का वैसा ही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूव्ड बाय अ मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो उसका डिस्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होगा? हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था, क्या आंसर आया था? T raised to 3/2। 3/2।
यस इट इज ऑप्शन ए, तो अभी वो वापस करवाने की जरूरत है। देन 29 बहुत ही इजी है, हमें वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर्स पर और मास 0.8। हमें पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके बताइए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। पर उसमें v तो स्पीड होता है, हमें वेलोसिटी दिया है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर 5 लो। मीटर पर मैग्नीट्यूड सेकंड। क्या हो जाएगा? इट विल बी आ तो તમારે કરાવવા ને ઘરે આ બી મારે કરાવવા પડે તો શું મીનિંગ આમાં? સર કરી દીધા જાતો। તો એ તો હું પૂછતો હતો ક્યારનો। हाँ तो करना कर दी मैंने। दिस इज 0.4 और 25 इंटू 0.4 करने से कितना आ रहा है 10 जूल। चलिए फिर इसके ऊपर वाला देखिए, फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क फ्रिक्शनल डन। फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स मतलब आपने ऐसा सीखा था कि ऐसा फोर्स जिसका जो वर्क डन है वो इनिशियल और ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको कॉन्टूर इंटीग्रेशन बोलते हैं। कॉन्टूर अगर याद नहीं रहता है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज्ड पाथ। इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज पाथ, वो सर्कल है ना इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर, दैट रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन ऑन। सर इंटीग्रेशन ऑन क्लोज पाथ એટલે કઈ અપ્લાય કરવાનું સર આવું? सर्कुलर मोशन, जहां से स्टार्ट हाँ किया सर। उधर ही वापस आ गए तो वो क्लोज पाथ है। हाँ सर। स्क्वायर, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए तो क्लोज पाथ है। तो कौन से फोर्स की बात हो रही है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स। और ये हम एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर मतलब जो वर्क डन देता है वो हम कहां पे फाइंड कर रहे हैं? क्लोज पाथ पे। बराबर, तो कितना हो जाएगा? જ્યાં હતા ત્યાં પાછા આવી ગયા એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું થાય? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0। तो आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। चलिए 26 देखिए, एक बॉय है holding a gas filled balloon, releases it, the balloon starts going up, then its potential energy will be। क्या सोच रहे हो आप? डिक्रीज। इंक्रीज। ए क्या सोच रहे हो आप? सर डिक्रीज। इंक्रीज। decrease, ए इंक्रीज। क्या है? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। हमने ऐसा सीखा है कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस potential, पोटेंशियल एंड दैट ऑलवेज रिमेन्स। जैसे ही Constant। बलून ऊपर जाता जाएगा वैसे उसका स्पीड क्या होता जाएगा? स्पीड इंक्रीज होता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा? इंक्रीज। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए? चेक करिए, ऐसा आंसर है। पोटेंशियल डिक्रीज। अच्छा। हाँ सर। काइनेटिक पूछा हो तो इंक्रीज एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। हो गया? बस इतने हो सकते हैं, आप इतने लिखो, बाकी के अगर हम करवा सकते हैं तो ठीक है, वरना इतने ही आएंगे जितने करवाए। सर बोलिए। सर आप गोइंग अप છે તો હાઈટ વધશે તો ભાઈ પોટેન્શિયલ એનર્જી વધી નહીં છે? એકલું હાઈટ વધે છે કે ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં બી છે? સર મોશનમાં છે તો બી v તો ઉપર જશે તો ના એટલે મતલબ એની વેલોસિટી increase છે નહીં થાય? કે નથી? એની વેલોસિટી છે કે નથી? વી આર ટોકિંગ અબાઉટ અ સિસ્ટમ ઓર વી આર ટોકિંગ અબાઉટ અ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એનર્જી? સર એનર્જી। ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે, ખાલી પોટેન્શિયલ ની વાત થાય છે કે પોટેન્શિયલ અને કાઇનેટિક બેવની વાત થાય છે? હા સર। એટલે તું જે કહે છે ને કે હાઈટ વધે તો પોટેન્શિयल વધવી જોઈએ, बट इट इज इंडिविजुअली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसका फॉर्मूला mgh होता है। इसमें तो काइनेटिक का कंसेप्ट भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बलून तो फिर वो स्पीड बढ़ता जाएगा ना, टेस्ट फील्ड बलून है तो। ठीक है भाई? ઓકે સર। ना ना बराबर है, पूछवानु, खबर ना पड़े तो पूछवानु, इट्स गुड। सर मेरे को था ऐसा कि कोई ऐसा पूछे
कि सर आपने तो ऐसा सीखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो हाइट बढ़ेगा तो बलून का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए ना। तो ये बाकी सबको भी क्लियर हुआ होगा। सर We are not talking about only a gravitational potential energy. Along with that, the balloon is in. So that we have to consider the sum of kinetic and that is called, that always remains. So if kinetic increases potential, this is the correct concept to explain this answer, right? Yes, બોલીએ yes ભાઈ. સર આમાં એવું નહીં થાય કે ગેસ બલૂન છે તો ઉપર જાય છે તો મતલબ થોડા ટાઈમ પછી ઉપર જઈને સ્ટેબલ થઈ જશે, એના લીધે પોટેન્શિયલ એનર્જી વધી જશે અને પછી કાઇનેટિક ડિક્રીઝ થશે, તો એ રીતે કન્સેપ્ટ પછી નહીં લાગે કે જેમ જેમ ઉપર જશે તો એવી રીતના વેલોસિટી છે તો પણ. यस भाई, ऐसा कुछ पूछा है आपको? એટલે સર મતલબ જેમ જેમ એ ઉપર જશે તો ડિક્રીઝ થઈને પછી એક પોઈન્ટ પર સ્ટેબલ થઈ જશે ને, તો એના લીધે પછી એવું પોટેન્શિયલ કીધું છે કે સ્ટેબલ થઈ જાય છે ત્યાં જઈને, કે ખાલી એવું જ કીધું છે કે ઉપર જ જતો જાય છે? ઉપર જ જતો જાય છે. हाँ बस, तो પછી તો क्या તેનો ક્વેશ્ચન જ ના આવે. जी आप हमें पेंसिल दोगे? चलिए अब देखिए असाइनमेंट में से क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ऑल कंप्लीटेड, पेज नंबर 1 के प्लीज कंफर्म इट. कयो बाकी रह गयो छे? हाँ 10th नहीं करवानो. चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 कंप्लीटेड. यस यस सर, कंप्लीटेड। तो फिर हम पीछे आ जाते हैं, तो उसमें 14 15 16 17 18 19 ऑल कंप्लीटेड. सर ठीक यस। है. देन 26 27 28 एंड 29. 28 तो बहुत इजी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ कंजर्वेटिव फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स वो कंजर्वेटिव नहीं है. ये तो सर ने करवाया था ना आपको. बाकी सब कंजर्वेटिव है. ग्रेविटेशनल रिस्टोरिंग गेटिंग. तो 28 में आंसर सी आ जाएगा. चलिए ये पेज पे आ जाते हैं हम. तो उसमें तो एक भी नहीं हुआ है 30 से लेके 37 तक. बराबर है ना? चलिए पीछे के पेज पे आ जाते हैं. तो आई थिंक सो क्वेश्चन सर नंबर 31 करो। 31 કર્યો? હા 31 થઈ ગયો. અને પછી પાછળ ક્વેશ્ચન નંબર 39 40 41 43 44 एंड 45 इतने हो गए हैं. गेटिंग. यस सर। चलिए एक आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिया है, लेकिन वो तो आप करो ना करो अभी हमें पता. સર यस बोलिए. આજે આને એલી રેકોર્ડિંગ સેન્ડ કરો કે પેલા આન્સર માટે જરૂરત પડશે એટલે. ओके થઈ ગયા. ये नहीं લીધો नको.
આટલા ક્વેશ્ચન થયા છે, બાકીના કેટલામાંથી પૂછું? चलिए हो गया। अभी आप क्वेश्चन नंबर 42 घर से ट्राई करोगे और ये कंपलसरी है, सबको ट्राई करना है। नहीं होता है तो बात अलग है, वरना तो आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। फिर 42 क्वेश्चन नंबर 42 वो आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 22 23 ये भी आप अपने आप करोगे। 22 23 and 42 these are the questions that you have to try yourself in home. બરાબર, ટ્રાય કરવાના એટલે રીડ કરી સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની, ના આવડે તો પછી ઠીક છે। अभी तो नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा ही करेंगे कि असाइनमेंट देंगे तो पहले से ही बता देंगे कि इतने क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना है, बाकी तो તમે કઈ કરતા જ નથી ના આપે તો। चलिए, किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस? आपके टेस्ट का सिलेबस हो जाएगा अप टू कोलिजन। एग्जांपल हमने पहले से ही बोल दिया 6.1 to 6.11। एक्सरसाइज हो जाएगा 6.1 2 4 9 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 and 20। और असाइनमेंट के क्वेश्चंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 26 27 28 29 31 39 40 41 43 44 and 45। getting? સર हाँ सर, આ લોકોની ટેસ્ટ ક્યારે છે ચેપ્ટરની? बुधवार। હવે કાલે તો આપણો પીરિયડ નહીં આવે? ના કાલે નહીં આવશે ને? ના આવશે આવશે 12 to 1 હા સર કાલે हाँ, આવશે काले आवશે, काले आवશે। 12 to 1:30 આવશે हाँ બરાબર। हाँ નકુલ સરે હા। પેલું સમજાવી દીધું ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ નું ને બધું પહેલા બાકી છે? हाँ सर समझाई दीजिए। ઓકે સમજાવી દીધું। ના એ બાકી છે નકુલ સર, પેલું સમજાવવાનું બાકી છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન। હા બાકી છે। આજે થાય એવું છે પૂછજો સરને, નહીં તો પછી કાલે સ્ટાર્ટિંગમાં કરાવીએ। આજે થશે નકુલ સર કે કાલે કરાવીશું? સર કાલે કરાવી દઈશું। ઓકે, આપણે શેર તો કરી દીધા છે ને ક્વેશ્ચન્સ કે બાકી છે પણ? क्वेश्चन शेयर कर दीजिए सर। ना सर बाकी आप लोगों को क्वेश्चंस मिल गए ये चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस ग्रुप में? બાકી છે સર? No, sir. ઓકે, તો આજે ક્વેશ્ચન શેર કરી દઈએ, કાલે સમજાવી દઈશું અને એમાંથી કઈ ડાઉટ હોય તો બધા કાલે પૂરા કરી દઈશું। પછી બાકીના અસાઇનમેન્ટના ક્વેશ્ચન્સ પૂરા કરાવવાના, નહીં તો પછી છેલ્લે કોલિઝન વાળો પાર્ટ લઈશું। ઓકે બટ સ્ટુડન્ટ્સ મેમને હા કહી દો હા સર મેં એમને કોલિઝન ના પાડી છે કે કોલિઝન નહીં આવે, અને આજે જેટલા ક્વેશ્ચન કરાયા છે ને એ બધા પ્રિપેર કરવાનું કહું છું। એ તો હોય તો ઓબ્વિયસ છે, કાલે કરાવશું એ પણ ખરા। હા કાલે કરાવશું, એ તો હોય જ ને। હા પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એ લોકોએ મેસેજ એ સમજવાનો છે કે નીટ કે જેડબલઈ કે ગુજસેટ એવી કોઈ બી એક્ઝામ હોય તો એમાં બધા ક્વેશ્ચન એવા ના આવે કે જે તમે પહેલા સોલ્વ કરાવેલા હોય ને તમે કર્યા હોય। You will be coming across many questions which you read for the first time, then you understand and then you solve it. Now unless you develop a habit of solving MCQ, how is this going to happen? અમે 10,000 ક્વેશ્ચન બી તમને સોલ્વ કરાવડાવીએ ને તો ટેસ્ટમાં તો કોઈ નવો 10,000 ને એકમો કે બીજો નંબરનો નવો ક્વેશ્ચન હોય, તો એ વખતે તો તમારે જાતે જ સમજવાનું હોય। હવે જો તમે હેબિટ જ ડેવલપ નહીં કરો ક્વેશ્ચન વાંચીને રીડ કરીને સમજીને સોલ્વ કરવાની ફોર્મ્યુલા યાદ કરીને, તો આગળ ગુજસેટ નીટ જેડબલઈ બધું ક્વેશ્ચન માર્ક જ થઈ જાય। That spoon feeding is not going to work in competitive exams. So please understand this. આજે વારે વારે દરેક વખતે ટીચરે કેવું પડે કે તમે કેટલા સોલ્વ કર્યા,
અરે તમે 5 ક્વેશ્ચન વાંચો ને 5 ના સમજ પડે તો છઠ્ઠો વાંચવાનો સોલ્વ કરવાનો. પણ મેં 2 વાંચ્યા ના સમજ પડીને છોડી દીધા, અથવા મેં ટાઈમ જ ના મળ્યો, MCQ માં નહીં ફાવતા, MCQ તો અઘરા પડે કરીને સોલ્વ ના કરો, that is bad, absolutely intolerable. I know some of you are doing it. તમારામાંથી 10 જણ એવા નીકળે કદાચ જે ટ્રાય કરતા એને સોલ્વ કરે છે. But what about the rest? That habit you have to develop. Otherwise, it will be problematic for you only. There is no magic wand. Okay, આવતું નથી એવું કંઈક સિરપ કે એવી કોઈ ગોળી કે તમે ખાઓ અને તમને MCQ ના ચેમ્પિયન થઈ જાઓ, એવું ના હોય. એ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસથી જ આવે. એમાંય ભૂલો થાય ને ધીરે ધીરે પરફેક્શન આવે. It's a gradual process. It takes months, sometimes more than a year to gain that confidence. Understand and work accordingly. Sir, તમારે કઈ કહેવાનું હોય? શીતલ મેડમ, નકુલ સર જી કહેશે. એનું પૂરું કરીએ ભાઈ. ઓકે ઓકે. સ્ટુડન્ટ્સ ને કઈ કહેવાનું છે? સર હા બોલો. સર આનું ખાલી પેલું નકુલ સર નું પેલું સોલ્યુશન મોકલી આપજો ને, સ્ટેપ MCQs નું. ભલે ભલે. Okay. Anything else? Okay, then we wind up the